दोस्तों, इंडिया में मारुति सुजुकी के बाद Hyundai कंपनी को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि Hyundai कंपनी की शुरुआत कब, किसने और कैसे की? दोस्तों, इस Hyundai कंपनी को एक छोटे से गरीब लड़के ने शुरू किया था, जिसका नाम है चुंग जू युंग। छोटी उम्र में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 17 घंटे तक काम किया और इस लड़के ने अमीर बनने का सपना लेते हुए कई बार घर छोड़कर भी भाग गया। यहाँ तक कि कई बार इस लड़के के साथ ऐसा हुआ कि चुंग जू युंग के बिजनेसेस में कई बार आग लगना, बाढ़ आना और युद्ध की वजह से बड़ी बुरी तरह इसके बिजनेसेस बंद भी हो गए थे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी इस लड़के ने कभी हार नहीं मानी और इतने बिजनेसेस बंद होने के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े कार कंपनियों में से एक Hyundai को बनाया। तो दोस्तों, इस लड़के की संघर्ष भरी कहानी 1915 से शुरू होती है, जब एक गरीब कोरियन फैमिली में चुंग जू युंग का जन्म हुआ। उनके पिता एक किसान थे जो अपने 7 बच्चों को पालने के लिए खेतों में काम किया करते थे। वैसे तो चुंग जू युंग का सपना पढ़ लिख कर टीचर बनने का था, लेकिन गरीबी के कारण कई बार उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। ऐसे में अच्छी एजुकेशन लेना उनके लिए एक सपने से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। बहुत ही ज्यादा गरीबी के कारण चुंग जू युंग भी अपने पिता के साथ दिन भर खेतों में काम किया करते। उसके अलावा वो जानवरों को चराने का काम भी करते, तो कभी लकड़ियों को काटकर उसे शहर बेचने के लिए लेकर जाते। लेकिन जब चुंग सिटी लाइफ को देखा करते तो उनको बहुत ही हैरानी हुआ करती थी कि कैसे साफ सुथरे लोग, अच्छे कपड़े और खाने पीने की तो कोई कमी ही नहीं थी। और इतना अच्छा लाइफस्टाइल देखकर उनके मन में भी ख्याल आता था कि अगर वो भी शहर चले जाएं तो वो भी अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने लगेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि अपने 16 साल के बच्चे को उनके माता पिता अकेले जाने ही नहीं देंगे। उसी दौरान चुंग जू युंग के हाथ में एक न्यूज़पेपर लगा, जिसपे खबर छपी थी कि नजदीकी शहर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसके लिए उन्हें कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत है। और जैसा कि चुंग को पता ही था कि उनके माता पिता उन्हें जाने ही नहीं देंगे, इसलिए वो बिना किसी को बताए 1932 में घर से भागकर कौन शहर पहुंचे, जहां कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें मजदूरी पे रख लिया गया। लेकिन यहाँ पर भी जितना ज्यादा काम था उससे कई ज्यादा कम उन्हें पैसे मिला करते थे। और इसके बावजूद भी चुंग ये सोचकर खुश थे कि वो पहली बार अपने दम पर कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि घर छोड़ने के बाद से ही उनके माता पिता इन्हें हर गली मोहल्ले में ढूंढ रहे थे। और फिर पूरे 2 महीने के बाद चुंग उन्हें मिल ही गए। उनके पिता ने चुंग को बहुत ही समझाया और बाद में कैसे भी करके उन्हें अपने साथ घर लेकर आए। बाद में चुंग घर आकर फिर से वही खेतों में काम किया करते, जानवरों को चराना और लकड़ियां काटने जैसे पुराने काम करते रहे। लेकिन अब चुंग को ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और अब इन सभी कामों में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और हर समय उनका दिमाग वही कंस्ट्रक्शन साइट में लगा रहता था और वहाँ बिताए उन पलों को याद करते रहते थे, जिसके चलते धीरे धीरे उनके मन में कंस्ट्रक्शन और इन जैसे प्रोजेक्ट से उन्हें जैसे लगाव होने लगा। अब चुंग जू युंग के घर वापिस आने से उनकी फैमिली तो बहुत खुश थी, लेकिन चुंग को अपनी पुरानी रूटीन में अब जैसे घुटन और परेशानी महसूस होने लगी, जैसे अब वो उस शहर के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। इसी के चलते वो 2 बार और घर को छोड़कर भाग निकले। लेकिन फिर से कुछ दिनों तक शहर में काम करने के बाद उनके पिता उन्हें ढूंढ लिया करते थे और फिर से ना चाहते हुए भी चुंग को बार बार घर वापस आना पड़ता था। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और 18 साल की उम्र में 4 बार घर छोड़कर सियोल चले गए, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है। और यहाँ पर इन्होंने आकर कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी का काम करना पसंद किया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद उन्हें वहीं पर एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई, जहाँ पर चुंग असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। इस तरह यहाँ काम करते करते उन्हें बोक्यू राइस स्टोर नाम की एक चावल की दुकान में अच्छी सैलरी पर डिलीवरी बॉय की जॉब मिल गई और यहाँ से उनकी जिंदगी में पॉजिटिव पॉइंट आना शुरू हुआ। चुंग जू युंग अपने काम को खूब एंजॉय करते करते बड़े ही बखूबी, लगन और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते थे, जिसे देखकर उस स्टोर के मालिक चुंग जू युंग से बड़े ही खुश हुए और बाद में सिर्फ 6 महीनों में ही उन्हें डिलीवरी बॉय से शॉप का मैनेजर बना दिया गया। और फिर 1937 में जब शॉप के मालिक बीमार पड़ गए तो उनमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अब आगे के कामकाज को संभाल सकें। ऐसे में उन्होंने अपना ये राइस स्टोर चुंग के हाथों में सौंप दिया और इस तरह सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी ताकत के दम पर उस राइस स्टोर के एम्प्लॉइज से मालिक बन गए। और बाद में चुंग ने इस राइस स्टोर का नाम बदलकर क्यूंगिल राइस स्टोर नाम रख दिया। इसके बाद उन्होंने मार्केट में कस्टमर्स को और भी ज्यादा कैप्चर करना शुरू कर दिया और अपने बिजनेस आइडियाज की वजह से उन्होंने लो प्राइस, हाई क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी जैसे आइडियाज पर काम किया और बहुत ही जल्दी अपने लॉयल कस्टमर्स भी तैयार कर लिए। लेकिन जब उनका कारोबार बहुत अच्छे से चल ही रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें सब कुछ बंद करके अपने घर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। असल में उस समय साउथ कोरिया पर जापान का कब्जा था और जापान भी वर्ल्ड वार 2 में अपना हिस्सा लेने लगा और ऐसे में जापानीज गवर्नमेंट चाहती थी कि वॉर के दौरान उनके सैनिकों को समय समय पर जरूरत के मुताबिक चावल मिलते रहे। इसके लिए उन्होंने वहाँ की सारी राइस शॉप को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें चुंग जू युंग की शॉप भी शामिल थी। इसके बाद चुंग 1 साल तक अपने गाँव में रहे और बाद में हिम्मत करके 1940 में 3000 वॉन का लोन लेकर एडो सर्विस नाम का एक गैरेज खोला। लेकिन बदकिस्मती से अभी 1 महीना गुजरा था कि उस गैरेज में भी आग लग गई और उनका ये बिजनेस भी बड़ी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब चुंग के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोन को चुकाना और उनके कस्टमर्स को जले हुए व्हीकल्स का उनको मुआवजा देना। काफी सोचने और समझने के बाद उन्होंने 3500 वॉन का फिर से लोन लिया और पहले से भी बड़ा गैरेज ओपन किया। चुंग बहुत ही ज्यादा मेहनती थे,
जिसके चलते इनका काम कस्टमर्स को पसंद आने लगा और सिर्फ 3 सालों में उन्होंने इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया कि उन्होंने अपने सारे लोन्स रिपे कर दिए और साथ ही अपने घर वालों को बड़ी मुश्किल से मनाकर पास वाले शहर लेकर आए। और इस समय तक इनका कारोबार बड़े अच्छे से चल रहा था और इनके एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ते बढ़ते 70 से ऊपर हो चुकी थी। लेकिन फिर चुंग का ये गोल्ड टाइम ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट ने वॉर में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स बनाने के लिए चुंग के गैरेज को एक स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर दिया। यानी कि एक बार फिर चुंग वहीं आकर खड़े हो गए जहां पर उन्होंने काफी समय पहले शुरू किया था। एक तरफ तो अपना गैरेज छीने जाने का दुख और ऊपर से सियोल में बढ़ता तनाव, इसे देखते हुए वो अपनी पूरी फैमिली के साथ फिर से गाँव वापस चले आए। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि चुंग ने 5000 वॉन की सेविंग कर रखी थी और इसीलिए उनके अंदर अभी भी थोड़ी हिम्मत और जुनून था और अब वो फिर से अपना बिजनेस शुरू कर सकते थे। लेकिन अब बस इंतजार था वॉर के खत्म होने का। बाद में साल 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ और कोरिया जापान के कब्जे से आजाद हो गया। इसी साल चुंग ने सियोल में वापसी की और फिर से अपना गैरेज शुरू किया और इस बार उन्होंने अपने गैरेज का नाम हुंडई मोटर सर्विस रखा। और यही वो एक समय था जहाँ से हुंडई की एक बहुत बड़ी शुरुआत होनी थी। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में हराने के बाद साउथ कोरिया में यूएस का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से चुंग को यूएस आर्मी के ट्रक रिपेयर करने का काम मिल गया। और इसके कुछ समय के बाद उन्होंने नोटिस किया कि अमेरिका अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए बड़ी संख्या में बिल्डिंग्स बना रही है, जिसे देखकर उनका कंस्ट्रक्शन के वो पैशन ने दोबारा जन्म ले लिया जो कि उन्होंने बचपन में एक्सपीरियंस किया था। इसी के चलते उन्होंने साल 1947 में हुंडई सिविल इंडस्ट्री की शुरुआत की और छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। और अगले ही 3 सालों में उन्होंने अपने बिजनेसेस को काफी ज्यादा ग्रोथ दिया और एडवांस भी कर लिया था। हालांकि उन्हें कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलने लग गए थे। लेकिन दोस्तों चुंग का जो स्ट्रगल है वो यहीं पर ही खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जून 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर शुरू हो गया था और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर भारी पड़ने लगा और उसके मिलिट्री फोर्सेस ने सियोल को कब्जे में लेने के लिए उसकी घेराबंदी शुरू कर दी थी। ऐसे में वहाँ के लोगों में दहशत फैल गई और वहाँ के सभी लोग शहर को छोड़कर भागने लग गए, जिसमें चुंग भी शामिल थे, जो कि सारा कारोबार छोड़कर कुछ सेविंग्स के साथ अपनी जान बचाने के लिए बोसन शहर चले गए। इस जंग में यूएस मिलिट्री फोर्स ने साउथ कोरिया का बहुत अच्छे से साथ दिया और वॉर के दौरान ही चुंग ने नोटिस किया कि मिलिट्री फोर्स को बहुत ही ज्यादा संख्या में वेयर हाउसेज, आर्मी हेडक्वार्टर्स और टेंट की जरूरत है। बाद में यहाँ चुंग को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई और वो एक छोटा सा ग्रुप बनाकर इन प्रोजेक्ट्स में भी अपना काम करने लग गए। चुंग ने हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया। कई सारे प्रोजेक्ट्स में तो उन्हें लॉस भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने समय पे काम पूरा करके यूएस ऑफिशियल्स का भरोसा जीत लिया। अब साल 1953 में जंग तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त तक अमेरिकन से चुंग की प्रोफेशनल रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, जिसके चलते उन्हें बाद में भी उनसे कई सारे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। अब इस बार वॉर में साउथ कोरिया में बहुत ही तबाही फैली हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, जिसके बाद गवर्नमेंट उसे दोबारा से रीबिल्ड करना चाहती थी। और दोस्तों साउथ कोरिया के रीडेवलपमेंट में हुंडई सिविल इंडस्ट्रीज का बहुत मेजर रोल रहा और उन्हें कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले, जिनमें के कई सारे एक्सप्रेसवेज, कोरियन न्यूक्लियर प्लांट और डैम शामिल थे। इसके बाद 1960s में कोरियन गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई जिसमें कि हुंडई को कार रिपेयरिंग से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने में बहुत मदद की। असल में गवर्नमेंट ने वहाँ की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए ये नियम बना दिया था कि कोई भी फॉरेन ऑटोमोटिव कंपनी तभी साउथ कोरिया में बिजनेस कर सकती है जब वो किसी लोकल कंपनी के साथ में टाई अप करेगी। इस रूल ने हुंडई के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी थी और चुंग ने इसको मिस ना करते हुए 1967 में हुंडई मोटर कंपनी की शुरुआत की। और इसके 1 साल बाद यानी 1968 में हुंडई ने फोर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और उल्सान शहर में 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा असेंबली प्लांट बनाकर तैयार कर दिया, जो कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल प्लांट है। इसके एनिमल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.6 मिलियन यूनिट है और इसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए 75,000 हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय काम किया करते हैं। अब फोर्ड के साथ ज्वाइंट वेंचर में हुंडई ने उसकी फेमस कार फोर्ड कॉर्टिना के दर्ज पर हुंडई कॉर्टिना को लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों फोर्ड क्योंकि एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी कॉर्टिना कार भी वहाँ की सड़कों के लिए ही डिजाइन की गई थी, वही साउथ कोरिया की सड़कें वॉर में मिलने वाले गड्ढों से अभी पूरी तरह से उभर नहीं पाई। ऐसे में हुंडई कॉर्टिना कंपनी के लिए बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई। कंपनी को इससे काफी नुकसान भी हुआ और लोग रिफंड की डिमांड करने लग गए। लेकिन इससे पहले कि चुंग इन सभी प्रॉब्लम से निपट पाते, 1969 में एक ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसमें कि उल्सान का पूरा असेंबली प्लांट ही डूब गया और नई तैयार की गई कार्स में भी पानी भर गया और कंपनी को बंद करने तक की नौबत आ गई। लेकिन दोस्तों चुंग ने अपनी जिंदगी में इतना फेलियर देखा था कि अब मानो इन सब की उन्हें जैसी आदत सी हो चुकी थी। उन्होंने एक बार फिर से प्लांट को शुरू किया और हर तरह के प्रॉब्लम्स पर काम करके दोबारा से हुंडई कॉर्टिना को मार्केट में उतारा, जो कि इस बार काफी सक्सेसफुल भी हुई। हालांकि 1974 में एक और भी प्रॉब्लम थी जो कि चुंग का इंतजार कर रही थी। असल में हुंडई का अपने नाम से कार को लॉन्च करना फोर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि साउथ कोरिया में फोर्ड को पहचान नहीं मिल पा रही थी और इसके चलते दोनों कंपनियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और 1974 में फोर्ड ने हुंडई के साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। अब अचानक से फोर्ड का जाना हुंडई के लिए मानो सब कुछ बर्बाद कर देने वाला था, क्योंकि उस समय हुंडई के पास कार मैन्युफैक्चरिंग की कोई टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी नहीं थी और इसके लिए Hyundai अभी तक फोर्ड पर पूरी तरह से डिपेंड थी। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अचानक से खत्म हो जाने पर चुंग हड़बड़ी में किसी दूसरे पार्टनर की तलाश करने लगे जो उन्हें उनके काम में अच्छे से सपोर्ट कर सके। इसलिए उन्होंने उस समय के बड़े प्लेयर्स वॉल्क्सवैगन और जनरल मोटर्स के साथ डील करने का प्रपोजल रखा, लेकिन इन दोनों कंपनियों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। और फिर इसके बाद चुंग ने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ भी ट्राई की और बाद में ये डील फाइनल भी हो गई, जिसमें मित्सुबिशी मोटर्स ने अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को Hyundai के साथ शेयर करने का एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद Hyundai अपना फोकस खुद की कार डेवलप करने में लगाने लगी, जिसके लिए उन्होंने ब्रिटिश लेलैंड के अंडर आने वाली कंपनी ऑस्टिन मॉरिस के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज टर्नबुल को हायर किया। और दोस्तों, जॉर्ज टर्नबुल ने भी अपनी लीडरशिप में इस प्रोजेक्ट के लिए 5 और भी बड़े बड़े प्रोफेशनल स्किल्ड इंजीनियर्स को हायर किया। और दोस्तों, उसी दौरान साउथ कोरिया की सरकार ने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को एक ऐसा व्हीकल्स बनाने के लिए कहा जो कि पूरी तरह से मेड इन कोरिया हो और साथ में ये इतना ज्यादा अफोर्डेबल हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सके। इसी को अपने माइंड में रखते हुए कंपनी ने एक नया प्लांट का सेटअप किया और Hyundai के इंजीनियर्स ने साउथ कोरियन गवर्नमेंट की सारी बातें ध्यान में रखकर कार मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करने लगे। और फाइनली 1975 में Hyundai ने अपनी पहली सेल्फ मेड कार को लॉन्च किया, जिसका नाम उस समय पोनी रखा गया, जो कि अफोर्डेबल होने के साथ हाईली परफॉर्मेंस और बेहतरीन डिजाइन और सुंदर दिखने वाली कार थी। पोनी कार ने साउथ कोरिया में इतनी ज्यादा सक्सेस पाई कि कुछ ही समय में इसने वहाँ की कार मार्केट का 60% हिस्सा कैप्चर करके Hyundai को वहाँ की सबसे बड़ी कार कंपनी बना दी। फिलहाल ये कंपनी इंडिया में सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी है, क्योंकि महिंद्रा और टाटा जैसे स्वदेशी कंपनियों को ये भारी टक्कर देती है। तो दोस्तों, इस तरह से चुंग जो युंग की हार नाम मानने वाली जीत ने Hyundai को न सिर्फ दुनिया के टॉप ब्रांड्स में शामिल करवाया, बल्कि साउथ कोरिया की डेवलपमेंट और इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी दिया। तो दोस्तों, आपको चुंग जो युंग की लाइफ स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।